जो जिंदगी से लड़े होते हैं अपने पैरों खड़े होते हैं, मिटते देखे हैं सहारों वाले, पेड़ जंगल के अपने आप बड़े होते हैं, पेड़ जंगल के अपने आप बड़े होते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो संघर्ष करके उन्होंने अपना अलग मुकाम बनाया। और आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं जिस प्रकार से, जिन पंक्तियों के माध्यम से मैंने यह एपिसोड प्रारंभ किया, मिटते देखे हैं सहारों वाले, पेड़ जंगल के अपने आप बड़े होते हैं। जी हाँ, जिसके जीवन में जितना अधिक संघर्ष होता है व्यक्ति उतना ही निखरता जाता है। मैं आज बात कर रहा हूँ आपके सामने हॉकी के उस जादूगर की जिसे पूरी दुनिया मेजर ध्यानचंद के नाम से जानती है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। कब से कहा जाने लगा, क्या क्या खास बात रही, उन पर मैं आऊं उसके पहले सबसे पहले आपके समक्ष एक ऐसी गलत फहमी को दूर करना चाहता हूं जो मेजर ध्यानचंद के साथ पता नहीं क्यों, कब और कैसे जुड़ गई। अक्सर उनके खेल को लेकर लोग ये सोचते हैं कि बॉल उनकी स्टिक के चिपक के चलती थी और ऐसा कहा जाता है कि वे हॉकी के खेल में लगातार ड्रिबलिंग करते थे, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेजर ध्यानचंद के साथ में खेलने वाले अनेक लोगों ने अपनी पुस्तकों में, अपने साक्षात्कारों में ऐसा लिखा है, मेजर ध्यानचंद कमाल के खिलाड़ी थे, हॉकी के जादूगर थे, बॉल को जहां चाहते वहां नचाते थे, लेकिन ड्रिबलिंग अधिक नहीं करते थे। मेजर ध्यानचंद के खेल की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो ताकत थी उनकी एकाग्रता। और उनके साथियों ने अनेक बार ऐसा भी कहा है कि मेजर ध्यानचंद जब पास देते थे तो वे देखते नहीं थे, उनको अपने आप पूरे मैदान का ये अनुमान होता था कि मैं अभी किस जगह खेल रहा हूँ और मेरी टीम के साथी खिलाड़ियों की पोजीशन क्या होगी। अनेक विशेषज्ञों ने, खिलाड़ियों ने तो यहाँ तक कहा कि मेजर ध्यानचंद आंख बंद करके भी यदि पास करते थे तो भी वह निश्चित रूप से उनकी टीम के खिलाड़ी तक ही पहुँचता था। तो यदि जो दर्शक अभी तक ये मानते हैं कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद बॉल को पूरे ग्राउंड में खुद ही लेकर चलते थे, तो ये उनकी गलत फहमी है। मेजर ध्यानचंद टीम के अनुसार खेलते थे, बहुत अच्छे पास दिया करते थे, छोटे भी पास देते थे, बड़े पास देते थे, और सबसे बड़ी उनकी ताकत जो थी वो ताकत यही थी कि कौन सा खिलाड़ी मैदान में किस जगह पर होगा उसके आधार पर वो खेल खेलते थे। बात करें उनके जीवन की तो 1905 में इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। कुछ समय बाद वो झांसी चले गए और 1922 में लगभग 17 वर्ष की आयु में मेजर ध्यानचंद ने सेना ज्वाइन कर ली। ब्राह्मण रेजिमेंट में वो गए। हॉकी का जादूगर उन्हें कब से कहा जाने लगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय आता है। बात 1924 की है। पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट चल रहा था। मेजर ध्यानचंद की टीम उस समय मुकाबले में 2-0 से पीछे थी और उस मैच के आखिरी 4 मिनट में उनके कोच बाहर से आवाज़ लगाते हैं, ध्यानचंद डू समथिंग, कुछ करो, आखिरी 4 मिनट हैं। वो शब्द ध्यानचंद के कानों में किस तरह से गूंजे, लेकिन जो 4 मिनट थे उन 4 मिनट में ध्यानचंद ने अपना खेल बदला और दनादन 3 गोल दाग के अपनी टीम को 3-2 से विजयी बना दिया। उस मैच के बाद में लोग कहने लगे कि ये हॉकी का खिलाड़ी नहीं, ये कोई जादूगर है जो बॉल को अपने इशारे पर नचाता है और जब चाहे तब बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचा देता है। उसके बाद ध्यानचंद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार वैश्विक स्तर पर उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। पहला विदेशी दौरा उनका न्यूजीलैंड का था, संभवतः 1926 का वह दौरा था, उसमें भी उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। लेकिन हम कह सकते हैं कि भारत ने ओलंपिक में जिस तरह से स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जो जीते ओलंपिक में हॉकी में, उसमें बहुत बड़ा योगदान मेजर ध्यानचंद का रहा। बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन आपके समक्ष दो प्रमुख विषय जो आपको जानने चाहिए ध्यानचंद के विषय में, तो वो रखना चाहता हूं।
1932 लॉस एंजल्स का ओलंपिक, दुनिया भर में भयंकर आर्थिक मंदी थी और उस ओलंपिक में अमेरिका, भारत और जापान, ये 3 टीमें ही हॉकी खेलने के लिए पहुंची थी। बहुत विशेष परिस्थितियां वो थी, लेकिन वो ओलंपिक याद रखा जाता है। भारत और अमेरिका के बीच जो मुकाबला हुआ, उस मुकाबले में जिस तरह से भारतीय टीम ने झड़ी लगा दी, कहा जाता है लगभग हर 3 मिनट में गोल हो रहा था। 24 गोल भारतीय टीम ने दागे अमेरिका के खिलाफ, और अनेक विशेषज्ञ कहते हैं कि उस मैच में अमेरिका के जो खिलाड़ी थे, जो डिफेंडर थे, वो भारतीय खिलाड़ियों को टैकल करने के बजाय मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे उनको कि आखिर भारतीय खिलाड़ी हॉकी किस तरह की खेलते हैं। उस मैच में सर्वाधिक गोल ध्यानचंद के भाई रूप सिंह ने किए और मेजर ध्यानचंद ने भी बहुत गोल उस मैच में दागे। आज भी उस मैच को याद किया जाता है, जिस तरह का एक तरफा मैच हुआ। 24 गोल भारतीय टीम ने दागे और मैच जीता, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उसके बाद 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था, वह भी मेजर ध्यानचंद के लिए याद किया जाता है। और उसमें जब भारत की टीम जर्मनी गई तो पानी के जहाज से गई, काफ़ी समय लगता था, कई दिन वहां पहुंचने में लगते थे। तो भारतीय टीम ने उस जहाज पर जितना स्थान और जितना सा समय उनको मिल पाता था, उसी में भारतीय टीम अभ्यास करती थी। भारतीय टीम जर्मनी पहुंचती है और वहां अभ्यास मैच में 1-4 से शिकस्त मिलती है। उस शिकस्त को लेकर, उस हार को लेकर मेजर ध्यानचंद ने लिखा है कि उनके जीवन का सबसे कठिन समय वो था। उस रात वो सो नहीं पाए और उनको लगा कि इस ओलंपिक में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम जर्मनी का मुकाबला करेंगे। रातों रात भारत से INS दारा को बुलाया जाता है। वे राइट इन खेलते थे। मेजर ध्यानचंद को लगता है कि उनके साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से भारतीय टीम आगे बढ़ेगी। और जिस तरीके से फिर जर्मनी के साथ मैच होता है, भारत का ऐतिहासिक मैच होता है 14 अगस्त 1936 का वह मैच बारिश के कारण शिफ्ट होता है 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1936 को जब मैच प्रारंभ होता है तो उस समय टीम के कोच मनोज गुप्ता मेजर ध्यानचंद को अपनी जेब से निकालकर और कांग्रेस का उस समय का जो झंडा था वो दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस झंडे की लाज रखनी होगी। याद कीजिए, भारत उस समय गुलाम था, यूनियन जैक के नीचे भारत खेलता था, लेकिन मनोज गुप्ता ने कांग्रेस का झंडा निकाला और मेजर ध्यानचंद को याद दिलाया अपना स्वराज का विषय, अपनी स्वतंत्रता का विषय, अपने स्वाभिमान का विषय। और उस मैच में हाफ टाइम तक भारतीय टीम 6-0 से आगे रहती है। उसके बाद जिस तरीके से खेल बदलता है और हाफ टाइम के बाद में जिस तरीके से मेजर ध्यानचंद अपने स्पाइक्स उतारते हैं, अपने जूते उतार के फिर मैदान में जिस तरीके से तेज गति से खेलते हैं और दनादन गोल करते हैं, उसके बाद में जर्मनी की टीम हतप्रभ रह जाती है और जर्मनी की टीम आक्रामक खेल खेलना प्रारंभ कर देती है। उस दौरान मेजर ध्यानचंद के चेहरे पर एक चोट लगती है हॉकी स्टिक से और उनका एक दांत टूट जाता है। थोड़ी देर के लिए वो बाहर जाते हैं, फिर दोबारा मैदान में आते हैं। भारतीय टीम 8-1 से आगे रहती है और उस समय INS दारा और मेजर ध्यानचंद और भारतीय टीम के अन्य वरिष्ठ खिलाड़ी मिलकर योजना बनाते हैं कि जर्मनी को अब हम नया पाठ पढ़ाएंगे, जर्मनी को नया सबक सिखाएंगे। और वो तय करते हैं कि अब हम गोल नहीं करेंगे। 8-1 से पहले से ही आगे थे और उसके बाद का जो खेल है बड़ा अविस्मरणीय खेल रहा। भारतीय टीम ने पूरे समय लगभग बॉल अपने पास में रखी। जर्मनी के गोल पोस्ट तक वो बॉल लेकर जाते थे। जर्मनी के खिलाड़ी सोचते थे कि ये गोल करेंगे, लेकिन फिर बैक पास देते थे, बॉल को वापस पीछे ले आते थे, लेकिन जर्मनी के खिलाड़ियों तक बॉल नहीं पहुंचने देते थे। इस प्रकार से वहां भी उस 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भी भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतती है। एक स्वर्णिम इतिहास हॉकी के खेल में मेजर ध्यानचंद के द्वारा रखा जाता है। अनेक घटनाएं, अनेक बातें उनके संदर्भ में चलती हैं। हिटलर के साथ में उनका वार्तालाप बहुत चर्चित है। साथ ही जापान के खिलाड़ी, जापान के लोग सोचते थे कि
मेजर ध्यानचंद अपनी स्टिक पर गोंद लगाकर चलते होंगे, जांच करवाई गई। जर्मनी के खिलाड़ी सोचते थे कि स्टिक के अंदर कोई चुंबक लगी होगी, हॉकी उनकी स्टिक तुड़वा के चेक करवाई गई, लेकिन जादू स्टिक में नहीं था, जादू तो उस खिलाड़ी के हाथों में था, जादू तो उसके संघर्ष में था, जादू उसकी जिजीविषा में था। ऐसे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हमारे देश में, और निश्चित रूप से देश का सबसे बड़ा जो खेलों का पुरस्कार है वह भी मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। ऐसी महान विभूति को, ऐसे सर्वश्रेष्ठ महान खिलाड़ी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, मेजर ध्यानचंद के विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।